हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम जोश के साथ आप लोग की पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। और साथ ही मैं आप लोग से ये तो कह सकती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और कोई भी आप लोगों का कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता दिया करें, ताकि कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए ना। साथ के साथ हम पढ़ते रहे और एक दूसरे को समझाते रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को सारी चीज़ें आती है, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें पढ़ाते टाइम छूट जाती हैं या रह जाती हैं, तो लगता है कि अरे ये तो बताना था, ये माइंड से स्किप हो गया। तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ होती है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में हमें बता दिया करो कि हाँ मैम, ये वाली चीज़ आपने छोड़ दी थी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप दोनों आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल जय हिंद शुभम, आप तो आते ही मेरे आगे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। और आप मुझे ये बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो ये बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मौर्य एम्पायर आपको अगर याद हो तो कल हम लोगों ने मौर्य एम्पायर का थोड़ा सा पढ़ लिया था। मौर्य साम्राज्य के बारे में कल की क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है पढ़ लिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य में। कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी से रिलेटेड जितनी भी विवाह समारोह था उसके बारे में बात कर रही थी कि उसकी शादी किससे हुई थी? हेलेना से हुई थी। मौर्य एम्पायर कब बना था? समय अंतराल अगर आप भूल गए हैं तो मैं फिर भी आपको लिख देती हूँ। किस समय बना था? 322 ईसा पूर्व में। कब बना था? 322 ईसा पूर्व में मौर्य एम्पायर की नींव रखी जाती है। क्या है अगता? एजीटी क्या है? मतलब समझी नहीं मैं। एजीटीए तो क्या है? 322 में इसका क्या होता है? मौर्य एम्पायर की नींव रखी जाती है। और ये कब तक रहता है? मौर्य एम्पायर की अगर आपसे बात की जाएगी तो इसका समय आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो कल हमने मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीजें समझ ली थी। हमने जो समझा था उसमें मेन जो मैंने लास्ट में जो बताया था कि इंडिका के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? इंडिका के अकॉर्डिंग, इंडिका में वर्ग कितने, जो समाज था उसको कितने वर्गों में बांटा गया था? यहां समाज की बात हो रही है। समाज 7 वर्गों में था, ठीक है। 7 वर्गों में बटा था। अब ये 7 वर्ग कौन कौन से थे इनको हम समझेंगे, क्योंकि कल की क्लास में 7 ओके एग्रीकल्चर एग्जाम है आपका। 7 वर्गों के बारे में जो है हमने पढ़ लिया था। और 7 वर्गों कौन कौन से थे ये हमने नहीं पढ़ा था। हमें सिर्फ ये बात कल की क्लास में की थी कि 7 वर्गों में क्या है, इसको डिवाइड किया गया था। अब मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था कि समाज में आ जाता है राजा, आ जाता है पुरोहित, आ जाता है जनता, दरबार, सेना, मंत्री, ये जो क्या थे ये 7 कुल मिलाकर हुआ करते थे। और वो 7 वर्ग बनाया किसके द्वारा गया था? इंडिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि वर्ग जो है 7 उसमें बटा हुआ था, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया था? आप सबको पता है कि अर्थशास्त्री कौन था उस दौर का? अर्थशास्त्री कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? उसको बनाया गया था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं एक और चीज कि चाणक्य के बारे में, जो अर्थशास्त्र के हम बारे में बात करते हैं ना, कि चाणक्य के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? अर्थशास्त्र। अब आपके मन में एक माइंड में आएगा कि मैम अर्थशास्त्र का मतलब होता है इको। क्या होता है? इको होता है। लेकिन यहां पे जो अर्थशास्त्र है वो पॉलिटी है। क्या है? वो पॉलिटी है। पॉलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। अर्थशास्त्र यानी राजनीति की यहाँ पे बात हो रही है। और पूरी अर्थशास्त्र में राजनीति कैसे करना है, एक एम्पायर को कैसे चलाना है, वो सारी इस चीज के बारे में है जो वर्णन किया गया था। हम बुकों के बारे में भी लिखेंगे, इसके लिए आप सब्र करिएगा कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। 2 ही किताब पूछता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। बस हम अगर इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिका में क्या है, 7 वर्गों के बारे में जो वर्णन किया गया था, हम उन पे अब ध्यान देंगे कि वो 7 वर्ण कौन कौन से थे जिसमें बांटा गया था। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था? राजा बताया था। क्या बताया था कि पहले नंबर पे कौन आता था? तो पहले नंबर पे राजा को रखा गया था। दूसरे नंबर पे आता था अमात्य। अमात्य कौन होते थे? जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। तो अमात्य हो गए। अमात्य एक तरह से हेल्प वो हो गए थे कि कोई भी रणनीति बनानी है, किसी से भी युद्ध करना है, किसको क्या जवाब देना है, ये कौन बताता था? अमात्य बताते थे। यानी राजा के राइट हैंड हुआ करते थे कि पूरी रणनीति के बारे में जो बात कहेगा वो कौन कहेगा? वो अमात्य बताएंगे राजा को। इसलिए दूसरे नंबर पे कौन आ जाता था? अमात्य आ जाता था। तीसरे नंबर पे अगर आपसे पूछेगा कि तीसरे नंबर पे 7 वर्गों में तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है, तो राज्य यानी जनपद की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे राष्ट्र या जनपद, ठीक है, राष्ट्र या जनपद के बारे में बात हो रही है। अगर हम 4th नंबर पे बात करेंगे, राष्ट्रीय जनपद के बाद दुर्ग और बलदंड, सेना और कोष मित्र, ये जो आ जाते हैं। दुर्ग आपको पता है क्या होता है?
दुर्ग पता ये क्या होता है? दुर्ग वो स्थान होता था जहां पे राजा रहते थे। दुर्ग में कौन रहते थे? दुर्ग में बताइए कौन रहते थे? बिल्कुल पीएम पीएम। हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमात्य का पावर उतना था जितना आज के देश में, हमारे देश में पीएम के पास है। हमारे देश में जो पावर पीएम के पास है वही पावर किसके पास हुआ करती थी? अमात्य के पास हुआ करती थी। ठीक है, 5वें नंबर पर आ जाता है बल या दंड। बल या दंड, ठीक है, ये वर्ग थे। वर्गों में क्या इनको डिवाइड किया गया था। जब हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे तब हम इन अर्थों का भी मतलब निकालेंगे। ठीक है, और ये आप दंड के मन में, आपके मन में आ रहा है कि मैम दंड को वर्ग में कैसे डिवाइड किया? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग दंड का क्या मतलब है? पनिशमेंट। लेकिन यहां पे जो दंड का मतलब है वो सेना है। यहाँ पे कौन है? सेना की बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ राष्ट्र आपके मन में आया होगा तो आपके मन में एक सवाल ये भी आया होगा कि मैम हमारे देश में हम सबसे पहले अपने नेशन को ऊपर रखते हैं, अपनी कंट्री को ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे राजा सबसे ऊपर कैसे हो गया? तो देखो बेटा, यहाँ पे जो राष्ट्र की बात हो रही है ग्रामीण लेवल पे बात हो रही है। जनपद, ग्रामीण मिला के ही तो जनपद बनते थे ना, और जनपद से महाजनपद बनते थे। तो राजा का पावर कहाँ होता था? यहाँ होता था महाजनपद में। उसके अंदर कौन आ जाते थे? जनपद आते थे। फिर जनपद के अंदर कौन आता था? तो गांव आ जाते थे। तो राजा तो मेन महाजनपद में बिलोंग करता था, लेकिन धीरे धीरे जो पावर की बात होती है, और ये पावर ऐसे डिवाइडेड थे, ये वर्ग ऐसे थे कि राजा यहां रहेगा, महाजनपद पूरा राष्ट्र को देखेगा, वो अमात्य इसको सजेशन देगा और सारी चीजें अमात्य के हाथ में होगी। जनपद आ जाता है जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है, यानी अभी भी है यहां हमारे प्रेसिडेंट को हटा दो, कुछ देर के लिए प्रेसिडेंट को छोड़ दो, इंडिया के फर्स्ट पर्सन प्राइम प्रेसिडेंट को माना जाता है, लेकिन पावर किसके पास होती है? पीएम के पास होती है। पीएम के बाद से किसके पास डिवाइड हो जाता है? ये पावर डिवाइड हो जाती है सीएम में। सीएम में हो गई। अभी जब सीएम में जब डिवाइड हो जाती है तो जो सीएम होता है, सीएम के अंदर भी पंचायत आ जाती है, नगर निगम आ जाती है, ग्राम पंचायत आ जाती है, प्रधानी हो जाती है, मतलब नगर पंचायत, इस समय ऐसे करके छोटे छोटे ये डिवाइडेड है। क्यों? और इसके पीछे अपना लॉजिक है, और मैं कुछ दिन बाद आप लोग की ना हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम पढ़ने वाले हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटी। पॉलिटी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी हिस्ट्री के साथ मेरी पॉलिटी मेरी ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे पॉलिटिक्स समझाने में बड़ा मजा आता है। पावर को जो हम बांटते हैं ना, और जैसे मेरा फेवरेट टॉपिक जो है इमरजेंसी है। इमरजेंसी से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक, आपातकाल, कि उसमें कौन सी धाराएं लगती है, कौन सा सेक्शन आता है, राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर होती है, पहली बार लगा था तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए थे, बहुत सारी चीज़ें। तो वो या तो हम वन शॉट में करेंगे या फिर उसकी हम क्लास देखते हैं अभी, या तो हम अभी कुछ दिनों में हम 1-2 क्लास साथ में लगाएंगे, तब भी हम उसके बारे में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पर पॉलिटी पढ़ेंगे। अभी हिस्ट्री से मैं भी थोड़ा सा बोर हो गई हूँ पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, 5वें नंबर पे हमारा क्या था? सेना थी, यानी बल दंड की यहाँ पे बात हो रही थी। और उसके बाद आ जाता है हमारा 6ठे नंबर पे कौन था? 6ठे नंबर पे आता है कोष। 6ठे नंबर पे क्या आता है? कोष। कोष के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। 7वें नंबर पे आ जाता है मित्र। क्या है? 7वें नंबर पे मित्र आ जाता है। ये थे क्या? ये वर्ग थे, किसके द्वारा बांटे गए थे? चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा बांटे गए थे? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जो है जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। ये 7 वर्ग थे जो इसके द्वारा बांटे गए थे। किसमें इसका जिक्र किया गया है? जिक्र पूछेगा कि जिक्र किसमें है, किसमें किसमें है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम इसका जो जिक्र किया गया है अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्थशास्त्र में चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, बट हमें जो पता है, हमें इसका जिक्र जो मिला है, जिक्र कहां मिला है हमें इसका जिक्र करने के बारे में? तो हमें वो मिला है इंडिका नामक पुस्तक में। इंडिका नामक पुस्तक में, यानी बुक में वहां से हमें ये 7 वर्गों के बारे में पता चला। और जब हमने वो 7 वर्गों को पढ़ा तब हमने ध्यान दिया कि ये कहां असल मायने में इंक्लूडेड किया गया है। तो ये बोला गया है अर्थशास्त्र में कहा गया है। अर्थशास्त्र, अब यहाँ पे हम लिख भी देते, कुछ बुक के नाम भी लिख लो। यहाँ पे एक काम करो, 7 के 7 लिख लो, बुक्स नेम। ठीक है, बुक्स नेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 7 के 7 लिख लो। पहले इंडिका लिख लो। इंडिका किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। किसके? कैसे लिखते हैं? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है,
मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखी गई? इंडिका लिखी गई। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो आपको याद रखना है। मेगास्थनीज है, हो जाता है कभी कभी भाई। अकेले अकेले गलत बात, गलत बात। अच्छा मेरी है, बड़े वाले में ले आते ना, बड़े वाले में ले आइए। थैंक यू। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा जो है क्या लिखी गई थी? इंडिका लिखी गई थी। और ये क्या था? राजदूत था। किसका राजदूत था? तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर वो सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर कौन? अलेक्जेंडर सिकंदर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो यूनान से था और वो भारत नहीं विश्व विजेता के भ्रमण पर निकला था। और उस रास्ते में उसको कौन पड़ता है? भारत मिलता है। ठीक है, किस रास्ते से आया था ये याद रखिएगा। अगर हम मैप थोड़ा पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं ना, इसको समझते हैं तो अच्छे से समझते हैं। मैं जब बिहार पढ़ा रही थी तो ये मैप मेरे से इतना अच्छा बनता था, इंडिया का मैप, और अब बनता ही नहीं है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम हमें जितना पता है, हमें ये पता है कि भारत में आने वाला विदेशी पहला कौन था? भारत में आने वाला पहला विदेशी कौन था जिसका नाम आता है, जिसका कहा जाता है कि जिन्होंने भारत की खोज की थी? ऐसा हमने बचपन से पढ़ते आ रहे ना, क्या नाम था उनका? वो मुझे कमेंट में बताओ, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। अब देखो ये हमारा है समुंदर, ये क्या है? समुंदर है। यहाँ पे, यहां से जब आप इधर आएंगे तो यहां से इधर 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 इधर, ठीक है, ये है अरब सागर। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है ये? बंगाल की खाड़ी। क्या है ये? बंगाल की खाड़ी है। अब देखो जब वो आया तो जो जिस मार्ग की हम यहां पे बात करें वो ये वाला मार्ग है, ये समुद्री मार्ग है, अरब वाला। ठीक है, लेकिन वो आया किस मार्ग से था? वो इस वाले मार्ग से आया था। इधर क्या पड़ता है? यूरोप पड़ता है। यूनान से होते हुए, बेलारूस से होते हुए वो आता है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक नदी कौन सी मानी जाती थी? व्यास नदी। तो यहाँ पे आता है व्यास नदी के भी। और हाँ, एक और चीज आपको बताने वाले हैं, जो हम हिंदू हिंदू करते रहते हैं, हिंदू शब्द कैसे मिला? हमारा जो हिंदू शब्द है वो आया कहां से, वो भी जिक्र करेंगे अभी। अगर मैं स्किप कर दूं बताने में तो प्लीज मुझे अभी याद दिला देना कमेंट सेक्शन में। अब देखो यहां पे जो बात हुई, यहां पे जो बात हुई वो ये हुई, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहां पे जो बात हुई वो आया कैसे? तो वो सेल्यूकस निकेटर के साथ वो अपनी सेना लेते हुए इस रास्ते में जो भी मिला सबको जीत लिया। सबको जीतते हुए वो कहां पहुंचता है? भारत की तरफ। और भारत क्या था तब? भारत यहां से इधर भी था और यहां से इधर भी था। ठीक है, लेकिन जो वो पूरा अखंड भारत कब बनता है? वो बनता है अशोक सम्राट के टाइम पे। यहाँ पे भी था, लेकिन कहते ना कि यहाँ पे जो राजा थे, जैसे पंचाल के बारे में हमने पढ़ा, हैरात के बारे में पढ़ा, वो एरिया क्या थी? वहां पे हमारी पावर कम पड़ जाती थी। वहां वो हमारे अंदर में तो था। जैसे आपने क्या पढ़ा था उसके बारे में, मतलब मैं पढ़ाते पढ़ाते ना स्टोरी बहुत आगे चली जाती है और मुझे फिर याद रह जाता, स्किप हो जाता है माइंड से, नाम स्किप हो जाते हैं। स्टोरी है कि जहां पर चाणक्य गुरु हुआ करते थे, वो जगह कौन सी थी? त से स्टार्ट था ना, त से, वो नाम याद नहीं है, जहाँ के वो गुरु थे। जैसे पाटलिपुत्र हो गया, वो कहाँ के गुरु थे? जहाँ पे वो टीचर के रूप में पढ़ाया करते थे। कहाँ पे पढ़ाते थे वो मुझे बताना है आपको, कि वो टीचर के रूप में कहाँ पर आके पढ़ाते थे। तक्षशिला। तक्षशिला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बताने के लिए। तक्षशिला, हाँ मैंने देख लिया। हेलो हेलो हेलो। तो वो तक्षशिला में चाणक्य क्या थे? गुरु हुआ करते थे। तो वो किस एरिया में आ जाता था? वो इसी एरिया में आता था। तो जब सिकंदर आया था भारत, तो वो इस रोड से नहीं आया था, माफ करिए, ये समुद्री मार्ग था। तो समुद्री मार्ग इसने नहीं देखा था, इसने क्या देखा था? जमीनी वाला देखा था। तो इसने तब ये भारत आया था इस मार्ग से। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से, सॉरी माफ करिएगा, जो ये जमीन थी इससे ये भारत आया था। और यहां से, और ये भारत में एंट्री नहीं करता है, लौट के चला जाता है।
व्यास नदी से उधर चला गया। अब उसका जो सेनापति बचा कौन था, सेलुकस निकेटर, वो बोलता भाई मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, वहां मेरा क्या, वहां मैं जाऊंगा एक दास बन के रह जाऊंगा, मतलब एक सेनापति तक ही रह जाऊंगा, बट अगर यहाँ से सिकंदर चला गया तो मैं यहाँ का क्या हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, तो वो यहाँ का राजा बन जाता है। ठीक है, अब आपके मन में जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपको ये बताना था कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा व्यक्ति था जो हम बचपन से उसके बारे में बहुत सुने हैं कि भारत की खोज किसने की थी। हम गलत सुनते हैं, हमने ये सुना कि भारत की खोज नहीं की थी, असल मायने में उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत में आने वाला पहला वो व्यक्ति कौन सा था, किस देश से था, जिसने समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का रास्ता ढूंढा था। इससे पहले इसके बारे में किसी को नहीं पता था, सबको एक ही चीज पता थी और वो चीज पता थी कि यहां से जमीन शुरू होती है और यहां से रास्ता जाता है। यहां से आप यूरोप को भी जोड़ लोगे, छोटी बड़ी नाव के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ये जो समुद्र पड़ता है अरब की खाड़ी एंड इधर बंगाल की खाड़ी पड़ता है, जो रास्ते उसको नहीं पता थी। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट में करके कि वो कौन सा स्थान था और कौन था जो भारत में पहली बार भारत का समुद्री मार्ग की खोज की थी। अभी बताइए, अभी बताइए, जितने भी लोग देख रहे हो ना, हेलो हेलो कर रहे हो, सब बताओ, जल्दी बताओ। और मैं ये नहीं कहती कि गूगल मत किया करो, मैं बताती हूँ क्यों कहती हूँ मैं गूगल किया करो। गूगल करने के लिए भी ना, अगर आपने गूगल करके भी उस चीज को खोजा तो आप वो कभी नहीं भूलोगे। याद रखना, जिस चीज को आपने प्रैक्टिकली करा हो ना, आप वो कभी नहीं भूल सकते हो। एट द मोमेंट ऑफ आपको कभी ना कभी वो याद आ ही जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, याद आ जाता है। तो इसलिए गूगल करना भी जरूरी है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बाबा आदम के जमाने में नहीं रहे जो मैं ये कहूँ कि गूगल मत करो, ये मत करो। करो भाई, अगर फोन में दे रखा है तो उसका यूज करो। यूज करने के लिए दिया गया स्मार्ट अप्रोच लगाओ। वास्को डिगामा, ठीक है, गुड। शुभम, गुड। भले आपने ये गूगल भी किया होगा, बट आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैंने अभी बोला गूगल करना भी, गूगल कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, और अगर ये आपने गूगल से किया भी है, आपको पता भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने क्या ढूंढा था, समुद्री मार्ग ढूंढा था, भारत को नहीं ढूंढा था, भारत कहीं गुम नहीं हो गया था। ये बहुत बड़ा मिथ है, हम बचपन से जब बड़े हो रहे थे तब से हमें यही बताएगा कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की। इवन मुझे याद है, मैंने 8th 9th तक मुझे यही पता थी। जब मैंने 11th या 12th करी, जब मैंने ग्रेजुएशन करा हिस्ट्री पॉलिटिक्स से, तब मुझे पता चला कि उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, क्योंकि स्कूल लाइफ में बहुत ऊपर ऊपर से आपको समझा दिया जाता है। ठीक है, तो समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत कहीं गुम नहीं हुआ था, भारत का इतिहास बहुत लंबा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1498 में आया था, लेकिन सोचो सिकंदर कब आया था, सिकंदर मौर्य एम्पायर के टाइम पे आया था, उससे पहले आया था। तो ये अपने आप में 322 के आसपास आया था, मतलब एक साल इधर उधर ले लो, मतलब समय अंतराल मान लो, तब आया था, और तब से पहले से भारत का इतिहास है। ठीक है, तो हमारा मुद्दा क्या था, मुद्दा हमारा ये था कि हाँ, हम सेलुकस निकेटर को जोड़ रहे थे, और कैसे जोड़ रहे थे, इंडिका मैगाथनीज को जोड़ रहे थे कि ये किसका राजदूत था। यहाँ पे राजदूत लिख लीजिए, किसका राजदूत था, तो सेलुकस निकेटर का था। और दूसरी चीज हमारी दूसरी पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कभी भी याद रखिएगा राजनीति से संबंधित थी। किससे थी, राजनीति, राजनीति से, ना कि इसको कभी ये मत समझना कि यहाँ पे मैं इको की बात कर रही हूं, नहीं, ये राजनीति से रिलेटेड थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य था। चाणक्य के नाम से काफी प्रसिद्ध हुए, और इसलिए आपने पढ़ा होगा, बोला जाता है कि चाणक्य नीति फॉलो करो। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम अर्थशास्त्र में आगे बढ़ते हैं। ये 2 बुकों का नाम आपको याद रखना है। हमने 7 वर्गों के बारे में भी पढ़ लिया कि 7 वर्ग कौन कौन से, तो राजा, अमात्य, राष्ट्र, जनपद। हाँ, मैंने आपको बोला था, याद मुझे दिलाना, हिंदू शब्द। हिंदू शब्द बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है। अब देखिए मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रही हूं, और ये जानना, अगर आप हिंदू हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है हिंदू शब्द, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदू हैं हम, हिंदू, बट हिंदू कोई जाति या धर्म है ही नहीं, याद रखिएगा, हिंदू धर्म नहीं है। अब आपके मन में ये ऑफेंडिंग वाले सवाल आ रहे होंगे, मैम आप ये क्या बोल रही हैं, आपको पता भी है, बिल्कुल पता है। देखिए, जब सिकंदर भारत आया था तो वो लोग क्या है ना, ये जो श है, श को पता है क्या बोलते थे, ह बोलते थे। श को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। व्यास नदी में इधर थे वो लोग, भारत इधर था। सिंधु नदी यहां से बहती है, ये सहायक नदियों में से एक मानी जाती थी व्यास नदी। सिंधु नदी के इस तरफ इधर कौन रहते थे, हम इंडियंस रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे, इंडियंस रहते थे। इधर कौन आए थे, बाहरी लोग आए थे। ठीक है, तो इनको अगर इनके बारे में बताना, इंडियन नेम तो अंग्रेजों का देन है, अंग्रेजों ने इंडियन शब्द हमें दिया है, याद रखिएगा। तो जब वो भारत आए तो उन्होंने क्या करा, अब मुझे अपने पड़ोसी को बताना है तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, तो हम बोलते हैं ना, रे फलाने पेड़ के पीछे जो घर है, वो वाले घर के अंकल की हम बात कर रहे हैं, उस खेत के बीच में जिसका घर है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही अब इन लोगों ने क्या करा, अब यहाँ पे बनता है सिंधु।
क्या बनता है? सिंधु बनता है, ठीक है, सिंधु, सिंधु बनता है। और सिंधु को बोलने के लिए कि सिंधु नदी के उस पार जो रहते हैं वहां पे हमें जाना है, उनसे हमें युद्ध लड़ना है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, क्या प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम की वजह से वो सिंधु को श ना बोलकर ह बोलते थे, और सिंधु से क्या बना? हिंदू बना, हिंदू बना। और मैं आपको एक और हार्श रियलिटी बता रही हूं, हिंदू जो शब्द इन लोगों ने दिया था, एक तरह से इनके लिए वो कह सकते हैं कि गाली थी, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश में जाति के नाम पे भेदभाव होता है, लेकिन अदर कंट्री में हाइजीन पे, कलर पे भेदभाव होता है। अगर आप विदेशी लोग से मिलेंगे कभी भी ना, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आप गोरे हो या काले हो, ये देखेंगे, अरे सॉरी माफ करिए, वो ये नहीं देखेंगे कि आप किस जाति से हो, उनको इससे मतलब ही नहीं है, आपका सरनेम क्या, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने हाइजीन मेंटेन हो, आपके ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप साफ सफाई कितनी रखते हो, ये मैटर करता है। गोरे हो या काले हो, ये मैटर करता है उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए एक तरह से ये गाली थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे वो कैसे लोग थे? असभ्य लोग थे। क्यों? क्योंकि डाउन टू अर्थ होना बहुत लोगों के लिए असभ्य माना जाता है, बिकॉज ऑफ हम इंडियन थोड़ा डाउन टू अर्थ रहते हैं। फॉरेनर के लोग को हाथ से खाना खाना पसंद नहीं होता है, हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, वो हाथ से खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सिंधु से क्या बनाया? हिंदू बनाया। और जो हिंदू शब्द बना वो धीरे धीरे चलते 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 क्या बना? हिंदू बन गया, क्योंकि इंडिया में तब मुसलमान नहीं थे। आप सबको पता है कि इंडिया में मुसलमान कब आए थे? वो जब हम इंडो ग्रीक पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाहरी आक्रमण, अरबी आक्रमण पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे। इसलिए मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, मजा आता है हिस्ट्री को समझने में। अब ये जो शब्द है ना, अब हिंदू हिंदू, मैं कभी भी क्लास में हिंदू नहीं बोलती कि मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ? मैं सनातन बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? सनातन बोलती हूँ। सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक नाम है, सिर्फ आपको याद रखना है। क्या है हिंदू? हिंदू एक नाम है जो किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा हिंदू शब्द दिया गया था, याद रखिएगा। तो आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये बोले ना कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो आपको बोलना है भाई मैं सनातनी हूं। क्या हूं मैं सनातनी हूं। हिंदू शब्द जो है इट्स नॉट अ रिलीजियंस नेम, ये बस दिया गया एक नाम है, निक नेम है, जो बाहरी लोगों ने हमें प्रेजेंट करने के लिए दिया था। क्या किया था? प्रेजेंट करने के लिए हमें दिया था, बिल्कुल 15 BC में, ठीक है। 15 BC 600 एरा जब शुरू होगा ना, 600 एरा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम इसके बारे में, मुस्लिम जो रिलीजन शुरू हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। बने रहो क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। मतलब देखो, हिस्ट्री को हिस्ट्री लेके मत पढ़ो, आप सब इस चीज को समझने की कोशिश करो कि एक ऐसी चीज हम पढ़ते हैं, मतलब मजेदार चीज है ये। लोगों को लगता है डेट याद रखना, ये याद नहीं, रखो ना भाई डेट याद। आज की डेट में अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले है ना, एमसीक्यूज वाले, तो डेट बहुत रेयर पूछी जाती है, थ्योरिटिकली पूछा जाता है। थ्योरी होगी, ऑप्शन दे देगा। और स्टोरी को स्टोरी टेलिंग के हिसाब से रखो ना। आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नंबर याद रख लेते हो, डेट याद रखने में क्या दिक्कत है? डेट याद रखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको किसी चीज से जोड़ के रख लो। मैंने बोला ना कि मुझे तक्षशिला का नाम याद नहीं आ रहा था, मैंने आपसे अभी पूछा था, लेकिन मुझे ये याद था कि वो त से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? त से शुरू होता है। मैं ज्यादा दिमाग पे जोर डालती तो त से बना के मैं बता देती, लेकिन अब तक आपने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मुझे बता दिया। तो किसी चीज को याद करने का बेस्ट वे होता है उसको किसी चीज से लिंक कर दो, ठीक है। चलिए, ये याद रखिएगा, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू दिया गया शब्द है जो हमारे लिए दिया गया था। हमारा मुद्दा ये, आगे चलते हैं। हिंदू भी समझा दिया, वर्ग समझा दिया, अब बारी आती है कुछ और चीजों के बारे में। अब देखो, जब क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया तो वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे अलग अलग विश्व में प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्यों फेमस हुआ? क्योंकि किसको हराया था उसने? यूनानी को हराया था। किसको हराया था? यूनानी को हराया था। तो एक तरह से यहाँ के हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो हम पढ़ लिए, चंद्रगुप्त के, लेकिन यूनानी जो हारा था उसका भी तो इतिहास रहा होगा ना। जब सिकंदर वापस गया होगा तो लोगों को पता चला होगा कि भाई ये रास्ते में मर गया, तो उसके सेनापति कहाँ गए। फिर वो जब वहां के इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू किया होगा, तो उन्होंने भी तो कुछ नाम दिया होगा, उन्होंने भी तो एक नाम दिया होगा ना इसको। तो उसी नाम की यहाँ पे क्या है बात हम कर रहे हैं। तो जो नाम इन्होंने दिया सेंड्रोकोटस, क्या दिया? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। कोटस किसको बोला गया? व्यास नदी को कोटरस के नाम से लोग जानते थे। किस नाम से? व्यास नदी को कोटरस के नाम से जानते थे। सेंड्रोकोटस का मतलब व्यास नदी के तरफ रहने वाले व्यक्ति से कौन हार गया? सेल्यूकस निकेटर हार गया। उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया था। तो यूनान के इतिहास में अगर आपसे पूछेगा, यूनानी के इतिहासकारों द्वारा
चंद्रगुप्त को दिया हुआ नाम। दिया हुआ नाम क्या था? अगर आपसे ये पूछेगा नाम क्या था, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम जो उन्होंने नाम दिया था सेंड्रो कोटस। सेंड्रो कोटस दिया था और उसको अन्य नाम था, एवं किस नाम से जानते थे? एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस ये किसका नाम था? चंद्रगुप्त का अन्य नाम अगर आपसे कभी भी पूछेगा तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस आपको जो है याद रखना है। किसका नाम था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये किसके बारे में अभी तक हमने जाना? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कल की क्लास में और आज की क्लास में हमने समझ लिया। जितना भी उससे रिलेटेड बन सकता है वो हमने क्या है समझ लिया। अब थोड़ा हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को भी जान लेते हैं। देन उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार का भी समय अंतराल अच्छा माना जाता है। हाँ, चंद्रगुप्त की कुछ और भी बातें लिख लो। चंद्र धर्म से रिलेटेड इसका रह गया हमारा धर्म। किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त क्या था? गुप्त पहले तो सनातन था, हिंदू लिख लो, चलो लिखने में वही इजी लगता है, हिंदू था। बट बाद में वो क्या बना? बाद में वो जैन धर्म को अपनाता है। जैन धर्म में बदल गया। अब जैन धर्म में वो कहां गया? आप सबको याद है जब मैं जैन धर्म पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में 12 सालों के दौरान, जब बिहार में ये था राजा था, तो 12 सालों का क्या बनता है? 12 सालों तक का बिहार में सूखा पड़ जाता है इसके अंपायर के टाइम पे। और तभी दूसरी वाली जो संगति होती, जैनिज्म में दूसरी जो संगति मानी जाती है, उसी संगति के दौरान क्या हुआ था? दूसरी संगति के दौरान जो होता है वो ये होता है कि जैन धर्म में दो बन जाते हैं अनुयायी। मतलब प्रथम वाली मेन मानी जाती है, प्रथम, क्योंकि 300 में प्रथम जो हुई थी उसी के बाद कहते हैं, हाँ प्रथम वाली में 300 में क्या होता है कि दो बन जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, जो क्या बन जाते हैं? भद्रसाल के नाम आपने सुना होगा। किसके बारे में? भद्रसाल के बारे में। जो क्या करता है? भद्रसाल होता है, भद्रबाहु होता है, और भद्रसाल जो स्थल भद्र होता है, और भद्रबाहु जो होता है, ये क्या करते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइडेड हो जाते हैं, और 6ठी शताब्दी के दौरान ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और इसी दौरान में क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कहाँ चला जाता है? साउथ इंडिया चला जाता है। कहाँ चला जाता है? साउथ भारत में। भारत जाता है। भारत में कहाँ पे जाता है? साउथ भारत में कौन सी जगह? अक्कल। साउथ भारत में स्वर्ण बेल गोला जाता है। कहाँ जाता है? स्वर्ण बेल गोला में अंतिम समय बिताया इसने। किसने? चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में था। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद ये क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार अपना प्राण त्याग देता है। अनुसार संलेखन विधि। कौन सी विधि? संलेखन विधि से प्राण त्याग देता है। प्राण देता है। ठीक है, कौन? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो पैदा तो हिंदू हुआ, जिसने सारी चीजें हिंदू बन के किया, लेकिन अंतिम समय में उसको समझ में आया कि भाई ऐसा है कि मुझे जैन धर्म अपनाना है। और मैं आपको बता दूं, ये वो समय था जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने चरम पे थे, मतलब पॉपुलैरिटी के मामले में बहुत ज्यादा थे। और जैन धर्म को अपनाना, अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि मैम धर्म के बारे में आपने क्यों बताया? अब देखिए, जैन धर्म में आप सबको पता है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, नहीं रखते, जो है इसी धर्म में है, ना ये आत्मा में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो इसकी आने वाली पीढ़ियां है ना, उनमें बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी था इसका, ताकि आपको पता चले। तो इसने जैन धर्म को अपनाया था, समझ में आ गया यहाँ तक। संलेखन विधि से प्राण त्यागता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है कि ये हो गया, अब बारी इसका जो बेटा होता है, कौन सा? बिंदुसार। अब देखिए, पता नहीं मेरे जैसे कितने लोगों को, लेकिन मेरे को तो होता था बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत कंफ्यूजन होता था। बिंबिसार और बिंदुसार को लेके मैं पहले बहुत कंफ्यूज रही हूं। ठीक है, समझाने के चक्कर में मेरी कॉफी पूरी ठंडी हो गई।
हाँ, भद्रबाहु इन द लास्ट रूलर। या हाँ बिल्कुल, मैंने वही जी बिल्कुल बिल्कुल, रिमझिम। वो भद्रबाहु के साथ कहाँ जाता है, तो स्वर्ण बेलगोला चला जाता है, एंड देन उसके बाद यस मैम, अभी भी है क्या, अभी भी है, मैं समझी नहीं, मतलब क्या अभी भी है, वहां जाता है एंड देन उसके बाद जैन धर्म को अपना लेता है। अच्छा, कंफ्यूजन अभी भी है, बिल्कुल ये मुझे अभी भी होता है। बिंदुसार और बिंबिसार में कैसे कंफ्यूज नहीं होना, मैं वो बता देती हूँ। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार याद है, हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था, तब हमने बिंबिसार के जिक्र किया था, आपको अगर याद हो तो। हर्यक वंश के बाद हमने जब पढ़ना शुरू करा था तो हमने बिंबिसार के बारे में भी पढ़ा था। बिंबिसार हर्यक वंश से आता है और ये बिंदुसार है, यहाँ पे न आ जाता बिंदु, और बिंबी है, ये बिंबी है, ये बिंबी है। इसका ब दो बार आता है, इसमें एक ही बार आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेरे साथ बहुत होता है, अब नहीं होता, अब मैं कर लेती हूँ, समझ में आ जाता है। तो मैं पहले बहुत कंफ्यूज होती थी। तो बिंदुसार आपको याद रखना है। अब देखिए, मैंने धर्म को कैसे जोड़ने की बात कही थी, हम मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे जो हम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक इसका जो पिता था वो क्या मानता था कि उसने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म को अपनाने के पीछे मैंने आपको रीजंस बता दिए कि 6th सेंचुरी के टाइम पे कितने सारे बवाल कट रहे थे, लोगों के बीच में इतना अंधविश्वास फैल गया था, कर्मकांड बढ़ गए थे, जिसको देखते लोगों ने क्या करा, ये चीजें छोड़ दी थी। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी, बिल्कुल। तो वो क्या है, तो अब बिंदुसार की जब बारी आती है तो ये होता है मस्त मौला। क्या होता है ये? मस्त मौला। इसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा धर्म चल रहा है, मैं किस स्कूल में हूं, कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि जो चीज को बनाता है वो उसकी कदर करता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी उसको आगे तक लेके जाएगी, ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आपने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन आपके आने वाली बाद की जो जनरेशन है, क्या वो इस एम्पायर को यहां तक ले जाएगी या यहां तक ले जाएगी, ये उस एम्पायर में उसकी फैमिली डिसाइड करेगी, या वो लड़का डिसाइड करेगा कि इस एम्पायर को कहां तक लेके जाना है। ठीक है, तो हुआ ही कुछ यूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ बिंदुसार, बिंदुसार जो था वो क्या मानता था, ये धर्म में विश्वास नहीं रखता था। धर्म में विश्वास वैसे नहीं, विश्वास की विश्वास पूर्ण नहीं था, इसका पूर्ण नहीं था, मतलब कि इसका ये था कि अगर जो भी चीज हो रही है, जो भी चीज हो रही है वो किसी ना किसी कारणवश में हो रही, मतलब इसको है कि युद्ध हो रहा है तो ठीक है, हो सकता है ऊपर वाले की मर्जी हो इसलिए युद्ध हो रहा है, मैं तो नहीं लड़ने जाऊंगा, मैं तो देखूंगा, ये वाला, जाओ तुम सेनापति हो तुम लड़ लो, मैं नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्जी है। कोई फलाना व्यक्ति मर गया, हाँ ऊपर वाले की मर्जी इसलिए वो मर गया, मतलब वो कुछ भी होता था ना, कुछ भी होता था तो वो ऊपर वाले की मर्जी मान के उसको छोड़ देता था। क्या करता था? छोड़ देता था ऊपर वाले के भरोसे। कहते ना कि हम रोज भगवान की पूजा करो और मेहनत मत करो तो तुमको लगता है नौकरी लग जाएगी, तो तुम्हें गलत लगता है। ठीक है, तो वही बात है कि खाना बन गया है, उसका है कि खाना ऊपर वाले का मन होगा तो मेरे अंदर आ जाएगा, आके खा लेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, उसका ये वाला फंडा था। तो ये धर्म में विश्वास करता भी था, नहीं भी करता था, अजीब टाइप का बंदा था। तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा इसलिए मिलता भी कुछ नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो इसके समय अंतराल के साथ हुई, तो वो इस वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये किसका बेटा था? ये बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो कई बार बाप की वजह से बेटों को भी समझना पड़ता है। तो ये क्या होगी, बिंदुसार की यहाँ पे हम बात करें कि धर्म में पूर्ण रूप से क्या है, विश्वास नहीं करता था। ठीक है, बस ये है कि इसने क्या करा, जो साम्राज्य इसका हुआ, अभी तक कहां पे था इसका जो साम्राज्य था, अगर हम साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो ये बिहार और ऐसे थे, कैसे में थे, ऐसे में थे, बिहार, मगध, उत्तर प्रदेश, यहां तक इनका दबदबा था। लेकिन इसके टाइम पे क्या होता है कि ये एम्पायर अब नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, किधर, साउथ की तरफ। कारण, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था साउथ में। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ जाता है, साउथ में आ जाता है, और वो जैसे ही साउथ में आता है तो वो लोग तो इसको पसंद करते ही करते थे। अब जो लोग यहाँ उसको पसंद करते थे, अब उसका बेटा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी वही क्या मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट मिलने की वजह से अब जो इसका एम्पायर हुआ, तो जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि साम्राज्य को क्या किया था, दक्षिण भारत तक बढ़ाया था, दक्षिण तक फैलाया था। ठीक है, ये याद रखना है इसके बारे में, यानी यहां तक था, अभी साउथ में भी एंट्री मार लेता है। ठीक है, तो अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको साउथ के बारे में, बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अब ये साउथ तक फैल गया था, इसके एम्पायर के बारे में अगर हमसे बात कही जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो डेथ होती है ना, इसकी मौत को लेके भी बहुत सारे प्रेडिक्शन और बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी मृत्यु डेट की जब बात होती है तो कई लोगों का मानना है कि नहीं भाई, जो इसकी मृत्यु हुई वो कब हुई थी, 263 में हुई थी, क्योंकि 269 में कौन राजा बनता है, तो मतलब चंद्रगुप्त अशोक सम्राट राजा बन जाता है। लेकिन जो इसकी डेट मानी जाती है मृत्यु की, वो क्या मानी जाती है, 273।
क्या मानी जाती है, 273 बीसी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के दौरान ऐसे नहीं था कि मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु के पीछे एक स्टोरी है, और उस स्टोरी को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, हमें पढ़ना पड़ेगा अशोक सम्राट को। किसको, अशोक सम्राट को, अशोक सम्राट। ठीक है, अब देखो, अभी तक आपने किसी इनमें से, दोनों में से किसी के नाम के पीछे सम्राट शब्द सुना था, नहीं सुना था। अशोक के साथ ही सम्राट शब्द क्यों लगता है, मुझे कमेंट में बताओ, अशोक के साथ ही सम्राट शब्द क्यों लगता है। अशोक के साथ ही सम्राट वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये मुझे आप लोग बताएंगे। मैं चलती हूं अपने आगे। अब देखो क्या होता है, बिंदुसार के कहा जाता है कि कम से कम 100 बच्चे हुआ करते थे, कितने, 100 चाइल्ड थे। और जब से सबसे बड़ा जो बेटा था उसके हिसाब से राजा किसको बनना चाहिए था, सबसे बड़े बेटे को राजा बनना चाहिए था। लेकिन राजा कौन बनता है, राजा कौन बनता है, अशोक बनता है, जबकि अशोक सबसे बड़ा बेटा नहीं, मतलब छोटा भी नहीं, बीच का था, तो उसको राजा बनने का कहीं से भी अधिकार नहीं था। ठीक है, इस वजह से अशोक सम्राट में और बिंदुसार में लड़ाइयां चल रही थी कि मैं राजा बनना चाहता हूं, वो कह रहे थे तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं है। जिस वजह से क्या होता है, सारे भाई बहनों भाइयों में लड़ाई छिड़ती है, और जिसकी वजह से बिंदुसार थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी झेलने लगते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि बिंदुसार जब तक जिंदा रहता है, लड़ाई चल रही थी, तब तक अशोक सम्राट राजा नहीं बन पाता है। ठीक है, और अशोक सम्राट ने अपने 99 भाइयों को मार के, कितने, 99 भाई जो थे, भाइयों को मारकर 269 बीसी में क्या बनता है, राजा बनता है। अब आपके मन में यह भी होगा इसका प्रूफ क्या है, इस बात का प्रूफ क्या है कि उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था और देन उसके बाद जो है राजा बनता है। तो देखिए, लड़ाई चलती है, उनको मारता है, उसके बाद जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद यानी 273 के बाद भी कुछ भाई वगैरह जो उसके रह जाते, उनके साथ भी उसकी लड़ाई होती है। बिल्कुल, सम्राट मीन्स ग्रेट, और आपकी बातें भी बिल्कुल सही है, मदर्स वाली जो आपने बात कही। लेकिन अशोक का नाम के पीछे, सम्राट जीतने के पीछे एक तो लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अखंड भारत बनाया था उसने, जो हम इंडिया की बात करते हैं ना, उसको इतिहासकारों ने ये नाम दिया, और उसके जो अमात्य थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने वो नाम दिया कि यू आर अ ग्रेट पर्सन। और जब ग्रेट को प्रेजेंट करना हो तो क्या देते हैं, सम्राट शब्द देते हैं। तो वो सम्राट जब ये बना, मैंने लिखा क्या है, सम्राट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जब सम्राट की बात होगी तो ये सम्राट को बनता है जब ये अखंड भारत को बनाता है और कलिंग को भी जीत लेता है। मतलब इसने वो सारे राज्य को जीता था, जैसे हम अफगानिस्तान की बात करते, इराक की बात करते, म्यांमार की बात करते, बांग्लादेश तो था ही, बांग्लादेश तो इन दिनों तक था, म्यांमार तक की हम बात करते। इवन आप जब साउथ में बंगाल की खाड़ी की तरफ नीचे जाएंगे तो वहां पे जो मैप पड़ता है, जैसे इंडोनेशिया, बैंकॉक वगैरह जो आते हैं, वहां पर भी अब अगर आप जाओगे कभी फ्यूचर में तो वहां आप देखोगे कि वहां अशोक को जानते हैं, मौर्य एम्पायर को वहां पे लोग जानते। क्यों? क्योंकि इसने अपनी प्रसिद्धि, जो इसकी जो पावर थी, इसने वहां तक फैलाई थी। तो उस वजह से जिसने पूरे वर्ल्ड, मतलब उस समय के अकॉर्डिंग, उस समय के अनुसार अगर आप बात करो तो उसने क्या जीता, एक पूरी अच्छी खासी दुनिया को जीत लिया ना एक तरह से। अब देखो, हमारे लिए पूरा एक भारत है, लेकिन उस समय ये जो था, ये एक राजा का किंगडम है। क्या ये किंगडम है? लेकिन अगर इसने 2-4 राजाओं को हराने के बाद ये जीता तो ये सबसे बड़ा राजा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? राजा माना जाएगा, सबसे बड़ा। तो वैसे ही इसने अखंड भारत बनाने के साथ साथ नीचे की तरफ जब आप जाओगे इंडो के साइड, इंडोनेशिया वगैरह के साइड में, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सम्राट रखा गया, यानी विश्व विजेता कह लीजिए, या फिर ऐसा ग्रेट राजा जिसकी तरह कोई बना ही नहीं आज तक, जिसकी तरह आज तक कोई बना ही नहीं, तो ये नाम उसको सम्राट का नाम दिया गया था। ठीक है, हम बात कहाँ कर रहे थे? हम ये कह रहे थे आपसे कि ये जो हमने बात कही है कि 99 भाइयों को मारा था, तो इसका प्रमाण जो है अशोक की पुस्तका में तो नहीं मिलता है, तो हमें कैसे पता? तो जब आप साहित्य के बारे में बात करते हैं, कुछ ग्रंथों के बारे में जब आप बात करते हैं, एविडेंस की जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिक्र होता ही है। और जिक्र कौन करता है? हमारा दुश्मन। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर वजह से अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी कौन प्राइम मिनिस्टर है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं। अगेंस्ट में कौन है? कांग्रेस है। तो मोदी जी की अगर कोई बुक
पब्लिश होती है तो उनकी बड़ाइयाँ लिखी जाती है, उनकी तारीफों की पुल बांध दिए जाते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस कोई पुस्तक निकालती, कांग्रेस अगर कोई बुक बाहर रिलीज करेगी तो क्या दिखाएगी कि फलाने प्राइम मिनिस्टर ने 2014 के बाद से देश को बेच दिया, देश में ये हो गया, देश में वो हो गया। उन्होंने क्या बताया? बुराई बताई। अगर अच्छाई भी गिनाएंगे तो बुराई ज्यादा को ऊपर रखेंगे, और इन्होंने क्या बताया? अच्छाई अच्छाई दिखाई, बुराई को दिखाएंगे ही नहीं। इन अ फ्यूचर जब बहुत साल हो जाएंगे, कोई एक नई जनरेशन आएगी और जब वो दोनों बुक का कंपैरिजन करेगी तो वो बोलेगी कि ऑब्वियस सी बात है, ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी तो ये बुराई क्यों बताएंगे? ये जो किताब लिखी गई इसका मतलब ये चीज हुआ और उस समय इसको प्रूफ किया गया होगा, तभी इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, सिन्हली नाम का एक साहित्य है, सिन्हली नाम का जो ग्रंथ है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है। किसके बारे में? सिन्हली साहित्य। अब देखिए इसका साहित्य, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिन्हली साहित्य में, क्योंकि ये अगेंस्ट था, ये जैन बौद्धिज्म को मानता था, तो जो दूसरे लोग होंगे वो तो इसके बारे में जिक्र करेंगे ही करेंगे। तो ये जो है अपने 99 भाइयों को मारता है एंड देन उसके बाद क्या बनता है? राजा बन जाता है। और तभी राजा बनता है जब तक उसका पिता जिंदा होता है, तब तक ये राजा नहीं बन पाता है। लेकिन कब बनता है? तो मैंने आपको बताया कि ये 269 बीसी में क्या करवाता है? अपना राज अभिषेक करवाया, अपना राज्य अभिषेक, ठीक है, राज अभिषेक करवाता है। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद जो है अपना राज्य अभिषेक करवाता है, अपने 99 भाइयों की हत्या करके क्या बनाइए? राजा बना था। ठीक है, मेन इसके बारे में जो हमें जानना चाहिए वही हम पढ़ेंगे। अब बारी आती है कि कलिंग को कब जीता था। हम सबको पता है कि ये इतने लोगों को मार काट चुका होता है, एक तरह से थोड़ा भर भी गया था, लेकिन ये इतना युद्ध भी करता है। कहते हैं कि राज अभिषेक के 10 साल का जो पीरियड होता है ना, इसमें उसी समय में इसने किसको जीता था? कलिंग को जीता था। ठीक है, किसको जीता था? कलिंग को जीता था। और कलिंग का समय कौन सा माना जाता है? 10 साल के अंदर में, यानी 261 की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि 269 में, अब दोनों को डेट को कैसे याद रखना है, 269 में क्या होता है? राजा बनता है। उसी के कुछ ही सालों के अंदर, 7-8 साल का गैप पड़ गया बीच में, तो 261 में क्या होता है? कलिंग को जीता, प्राप्त की। अब मुझे आप ये बताएंगे कि कलिंग के युद्ध के दौरान कितने लोग मारे गए थे? कलिंग के जब वॉर हुई थी तो उसमें कितने लोग मारे गए थे? आप मुझे ये बताइए कमेंट में। पता है कमेंट करने का फायदा क्या होता है? कमेंट करने का फायदा ये होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है। अब जैसे रिमझिम ने और शुभम ने आपने जो भी ये चीजें मुझे बताई है, ये डाटा आप कभी नहीं भूलोगे। अगर इससे रिलेटेड अगर कभी भी कोई सवाल बनेगा ना, 2 लोग याद आएंगे, एक तो मैं याद आऊंगी और ये सवाल याद आएगा, तो आपको जस्ट तुरंत याद आ जाएगा इसका आंसर तो मैंने इस समय में उस मैम को दिया था, तो इसका आंसर यही होगा। वो उस समय हिट ऑफ द मोमेंट पूरी स्टोरी याद आ जाती है, सिनेरियो पूरा याद हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ये होता है, मैं ऐसे ही चीज़ों को याद रखती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने अभी पढ़ाया, मैंने ये पहले भी मैंने हिस्ट्री का बैच खत्म कर दिया, ये मेरा दूसरा बैच चल रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक रिवीजन पीरियड हो गया है। ठीक है, और 1-2 बार और हो जाएगा तो मैं शायद कभी ना भूलूँ हिस्ट्री को। लेकिन हिस्ट्री से काम नहीं चलता ना, और भी सब्जेक्ट से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो 260 बीसी में क्या होता है? कलिंग का युद्ध हुआ था। और कितने वर्षों तक ये युद्ध चला था ये बताइए, और कितने लोग मारे गए थे? कितने लोग मारे गए थे? युद्ध का टाइम भी बताना है। वॉर कितने साल तक चला था? 6, 7, 8। कितने साल तक चला था? 6, 7, 8 कितने साल तक चला था बताइए? युद्ध जो था 8 वर्षों तक चला था। कितने सालों तक? 8 वर्षों तक। अब सोच के देखो, अशोक 8 वर्षों तक लड़ता है। पहले उसने अपने भाइयों को मारा, राजा बना जैसे तैसे करके। उसने अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में कितने लोगों का कत्ल किया, तब जाके वो राजा बना। और वो जब कलिंग का राजा बना, जिसको जीतने के लिए उसको 8 साल देने पड़े अपनी जिंदगी के, 8 साल देने के बाद जब वो राजा बनता है, तो उस व्यक्ति का माइंड सेट देखो कि वो कितना उब गया होगा, कितना उब गया होगा कि वो सब छोड़ छाड़ के क्या बन जाता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्या कर लेता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। मैंने बुक के बारे में नहीं पूछा, इंडिका इज द बुक, मैंने बुक के बारे में नहीं पूछा, मैंने टाइम पूछा था आपसे। और दूसरा मैंने क्या पूछा था आपसे? कितने लोग मारे गए थे कलिंग के युद्ध के दौरान, वो बताइए। कलिंग के युद्ध के दौरान कितने लोग मारे गए थे ये बताइए। ठीक है, तो वॉर कितने वर्षों तक होता है? 8 वर्षों तक होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? साइड इफेक्ट ये हुआ, युद्ध के विजय के बाद
विजय, युद्ध कोई जीतता है तो उसके बाद का क्या, के बाद हृदय परिवर्तन हो गया, हार्ट चेंज हो गया उसका, क्या हो गया, हार्ट चेंज हो गया उसका। अब देखिए यहाँ पे हार्ट चेंज, दिल निकाल के दूसरा दिल नहीं रखा गया, इसीलिए इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, हृदय परिवर्तन हुआ उसका, परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन के बाद क्या हुआ, हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म का मार्ग अपना लिया, बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। ठीक है, क्या कि उसने बौद्ध धर्म का मार्ग जो है वो उसने अपना लिया। अब वो 8 साल लड़ा और वो इतना लड़ा जिसमें कहते कि 1.5-2 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख तो मतलब हमें मिलता है कि 1.5 लाख के आसपास लोग जो है मारे गए थे, जिसमें बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब थे, सबके सब थे। और कहा जाता है कि वहां की जो राजकुमारी थी इवन वो भी इससे नफरत करती थी, जिससे शादी बाद में शादी भी कर लेता है, लेकिन युद्ध बहुत लंबा चलता है और उसके बाद ये क्या करता है, बौद्ध धर्म को जो है अपना लेता है। बौद्ध धर्म को जब अपनाया तो फिर क्या था, बौद्ध धर्म को जब अपनाया तो इसने बोला कि जिस दुनिया के लिए मैं बरसों से लड़ता आ रहा हूं वो असल मायने में वो दुनिया है ही नहीं, मैं इतना कुछ जीत लिया, मैंने इतना कुछ कर लिया, भारत को अखंड भारत बना लिया। क्या बना दिया, भारत को क्या बना लिया, भारत को अखंड भारत बना लिया। अखंड भारत किसने बनाया था, भारत बनाया था किसने, अशोक ने, अशोक ने। ठीक है, किसने बनाया था, अशोक ने भारत को जो है अखंड भारत बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ऑथर कौन था, बिल्कुल ऑथर जो इसके थे क्या बोलते हैं, इंडिका के जो थे वो मेगास्थनीज थे। कौन थे, मेगास्थनीज, जो मैंने अभी आपको बताया मेगास्थनीज के बारे में, ये क्या था, सिन्हली के बारे में जो आप कह रहे हैं कि सिन्हली के ऑथर कौन थे, तो सिन्हली इज द ग्रंथ, क्या थी, सिन्हली जो थी वो एक ग्रंथ था। सिन्हली क्या थी, सिन्हली ग्रंथ थी जो एक क्या बोलते धर्म के अनुसार लिखी गई थी। हम्म। सिन्हली साहित्य के ऑथर के बारे में एक जेन्युइन बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। ये पता है कि सिन्हली इज द ग्रंथ, और उसके ऑथर के बारे में ये पूछता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, एम्बेसडर, ये वाला आप सर्च कर लो ना गूगल पे, एक बार सर्च करके मुझे भी बता दो। सेल्कस निकेटर, सिन्हली वाला आप गूगल करिए और मुझे बताइए सिन्हली के ऑथर कौन थे, ये मुझे भी बता दीजिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता होती और मुझे भी इसी बहाने याद हो जाएगा। मैंने कभी जेन्युइन बताऊँ तो मैंने कभी सर्च भी नहीं करा कि सिन्हली जो साहित्य था वो किससे रिलेटेड था। मतलब मुझे ये पता है कि धर्म से रिलेटेड था सिन्हली साहित्य जो था, लेकिन उसके ऑथर कौन था ये नहीं पता। तो आप सर्च करो ज़रा गूगल पे और फिर मुझे भी बताओ। मुद्दा कहाँ, हम लोग कहाँ पे थे, भारत को अखंड भारत किसने बनाया था, तो वो बनाया था अशोक सम्राट ने। ठीक है ना, अशोक सम्राट के हम आगे चलते हैं और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब जो हमारा रह गया वो ये है कि कहते हैं कि 8वें वर्ष में क्या किया था, जब वो देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आप कभी ना भूलें, वो ये याद रखनी है कि जब वो राजा बना, राजा बनने के बाद, राजा बनने के बाद उसने क्या क्या किया वो याद रखना है। पहले नंबर पे जो याद रखना है कि जो उसका 8वां वर्ष था, यानी कब जीता था वो, राजा बना था 269 में, और उसके बाद 261 में क्या होता है, कलिंग का युद्ध होता है। 8वें वर्ष में क्या होता है, 8वें वर्ष में क्या हुआ, कलिंग का युद्ध जीता। क्या हुआ, 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध, 8वें वर्ष में याद रखना है कलिंग, जो इसके जीवन से इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सर ये ना पूछे, लेकिन वो आपसे पता है क्या पूछ देगा, वो ये पूछ देगा कि आपको ये बताइए कि जब अशोक राजा बना था तो उसके कितने साल बाद उसने कलिंग का युद्ध किया था। अब आप सोचोगे कि अरे हमने डेट तो सुनी नहीं, हमने पढ़ी नहीं, हमें याद भी नहीं, हमने तो टाइम पीरियड याद रखा था। तो इसीलिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट कर लेना, इसको नोट में रख लेना और माइंड में भी ऐड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट ये इसकी पूरी समरी है कि उसने अपने समय में क्या क्या चीज़ें करी थी। कलिंग का युद्ध हुआ था और उसके बाद उसने क्या किया था वो चीज़ें हम याद रखेंगे। कलिंग का युद्ध हुआ था और जब युद्ध होने के बाद उसके जीत जाता है तो उसका हृदय चेंज हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वो 10वें वर्ष में क्या करता है,
10वें वर्ष में क्या करता है वो, तो बोध गया की यात्रा करता है। बोध गया की क्या करता है वो, यात्रा करता है। ठीक है, 10वें वर्ष में उसने क्या करा, तो 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा करी। पहले 8वें में उसने क्या करा, तो 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो बारी आती है कि 10वें में उसने क्या किया था, 10वें में वो बोध गया की जो है यात्रा करता है। और उसके बाद शासन के 20वें वर्ष में क्या होती है, लुम्बिनी की भी यात्रा करता है। शासन में लुम्बिनी की भी क्या है, यहाँ की यात्रा करता है, और उसके बाद लुम्बिनी को कर रहित भी बना देता है। अब देखिए तीसरे नंबर पे जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब वो राजा बनता है तो 20 वर्ष जो हो जाते हैं उसके, 20 वर्ष राजा बनने के बाद लुम्बिनी कहाँ पड़ती है, लुम्बिनी में क्यों गया था ये बताइए। लुम्बिनी जो थी क्यों जा गया था, लुम्बिनी की यात्रा प्लस में कर रहित करना, यानी टैक्स फ्री कर देता है, रहित, ठीक है, टैक्स फ्री कर देता है। अब ये बताइए लुम्बिनी क्यों गया था वो, ओ माय गॉड 1 मिलियन पीपल, ठीक है 1 मिलियन। लुम्बिनी बताओ, लुम्बिनी क्यों फेमस है, लुम्बिनी क्यों फेमस है ये बताइए। रिवीजन टाइम चल रहा है, जल्दी बताइए। लुम्बिनी क्यों फेमस है बताइए रिमझिम। और अगर आपको नहीं पता है कोई चीज तो प्लीज कमेंट में कर दिया करो, मैं समझा दूंगी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तोता बन के रटने और देखने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी हिस्ट्री को लोग लेके इतना बवाल करते रहते हैं कि हिस्ट्री ये नहीं होती, इस पर मुझे लगता है हिस्ट्री बहुत मजेदार शब्द है, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ने में। मैं आपको हिस्ट्री कभी भी और किसी भी समय पढ़ा सकती हूँ, मैं कभी बोर नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरिंग होती है ना, स्टोरी मजा आती है। लुम्बिनी क्या थी, लुम्बिनी जो थी वो थी जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म होता है। लुम्बिनी कहाँ है, वर्तमान में नेपाल का जो बॉर्डर पड़ जाता है ना, नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह है, वहां पे भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। और उसी के बाद क्या होता है, लुम्बिनी में ये यात्रा करता है और वहां पे टैक्स फ्री कर देता है कि आज के बाद मेरे समय में कभी भी लुम्बिनी के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं दिया जाएगा। तो कर रहित कर देता है, यानी टैक्स फ्री कर देता है, जो आपको याद रखना है। कौन से साल में, तो 20वें साल में, यानी 269 के बाद वाला जो 20 साल होगा वो आप जोड़ लेना, बिल्कुल नेपाल। ठीक है, अब देखिए एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बौद्ध धर्म जब उसने अपनाया था तो उसको शिक्षा किसने दिया था, शिक्षा जो उसको मिली थी किसके द्वारा दिया गया था, उसके गुरु के बारे में जब पूछेगा, गुरु कौन से, बौद्ध धर्म के गुरु की यहाँ पे बात हो रही है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, किसने उसको अपना चेला बनाया था, दीक्षा किसने दी थी उसको, दीक्षा जो थी किसके द्वारा दिया गया था, किसको, अशोक सम्राट को जो दीक्षा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी ये बताइए, द्वारा दी गई थी। तो आपको याद रखना है उपगुप्त का नाम, किसका, उपगुप्त, गुप्त के द्वारा, किसके द्वारा दीक्षा दी गई थी, उपगुप्त के द्वारा इसको जो है दीक्षा दी जाती है अशोक सम्राट को। यानी बौद्ध धर्म के नॉलेज के बारे में कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके बॉर्डर से किस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या मार्ग होने चाहिए, ये सारी चीजों की जो दीक्षा उसको देता है, कौन देता है, उपगुप्त के द्वारा जो है उसको दीक्षा दी जाती है। ठीक है, अब बारी आती है, क्योंकि अभी बौद्ध धर्म को अपना लिया है तो इसका जो बेटा होगा और जिसकी बेटी होगी, क्या होगा, जो इसका बेटा होगा और जो इसकी बेटी होगी, यानी पुत्र महेंद्र का नाम आपको याद रखना है और पुत्री संघमित्रा को भी याद रखना है। बेटे का नाम पूछेगा अगर आपसे, बेटा तो कौन था, महेंद्र, महेंद्र याद रखना है। वे बेटी कौन थी, डॉटर की यहाँ पे जब बात होगी तो संघमित्रा का नाम आपको याद रखना है। अब आपके मन में होगा इनके बारे में क्यों, तो ये ही दोनों कहाँ जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका कहाँ जाते हैं, तो ये दोनों जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका क्यों जाते हैं, तो ये श्रीलंका जाते हैं किस लिए, वहां पे ये लोग जाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, अब देखिए अब जब नेपाल जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, चाइना जाएंगे, जापान जाएंगे, और एशियंस इधर की जो कंट्री है वहाँ जाएंगे, कोरिया जाएंगे, दोनों कोरिया की बात करें हम, तो आप वहाँ देखेंगे कि लोग ना बौद्ध धर्म को मानते हैं, किसको, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे, हिंदुज़म बहुत कम है, मतलब वहाँ के बाहरी लोग जो गए वो हिंदू हैं, वहाँ पे वैसे नहीं है। तो अब सोच के देखो कि हमारे देश में जहाँ से बौद्ध धर्म पनपा
जहां से बौद्ध धर्म को शुरुआत हुई, जहां से जैन धर्म की शुरुआत हुई, वहां पर ही ये धर्म क्यों नहीं है? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का मेन रीजन जो माना गया, एक तो बहुत लोग अपनी चीजों को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। लॉजिकली हमारे देश में चीजें थोड़ी कम बिलीव की जाती है। अब बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब है कि आप घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान की फोटो नहीं रख सकते, दिया नहीं जला सकते, कथा नहीं करवा सकते, कोई त्यौहार नहीं मना सकते। आप मना रहे बाई चॉइस, बाई खुशी, वो अलग बात है, पर अब नहीं मना सकते, ठीक है, रिलीजियस टाइप में नहीं मना सकते। लेकिन अब जिन्होंने ये सारी परंपराएं निभाई है वो छोड़ नहीं सकते। उसके लिए दिल पे बहुत पत्थर रखना पड़ता है और बहुत लॉजिकल होना पड़ता है, तभी जाके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो आती है वो लैंग्वेज आ जाती है। बौद्ध धर्म और जैनिज्म की प्रॉब्लम ही यही हुई कि पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ब्रज भाषा भी कुछ हद तक थी, पाली भाषा भी रही, एक और कोई भाषा थी, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद क्या हो कि यहाँ की जो आम जनता थी, यहाँ की जो आम जनता थी वो जो है वो क्या है, समझने में देर कर दी, नहीं समझा पाए, उनको उपदेश जो दिए गए उनको समझा नहीं जाए, जिस वजह से क्या हुआ कि ये जो धर्म है भारत में रहा ही नहीं और बाहर के देशों में बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने क्या बोला, नेपाल बुद्ध जन्मे, बिल्कुल। लुम्बिनी, आपको मैंने क्या बोला, लुम्बिनी में बौद्ध जन्म। भारत में एक्चुअली माना जाता है क्योंकि नेपाल का बॉर्डर पड़ जाता है, लुम्बिनी वाला जो एरिया पड़ जाता है। लेकिन वो पहला उपदेश भी तो भारत में दिए थे ना, सारनाथ वगैरह में बहुत ज़्यादा दिए थे, ठीक। उसके बाद बोध गया में वो काफ़ी समय गए, उसके बाद अवंती का नाम आता है, तो अलग अलग जगहों पे भगवान बुद्ध गए थे। तो नेपाल में बहुत नहीं थे, वो जन्म हुआ लेकिन वो था तो इंडिया का ही पार्ट, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे ना उस समय के, वो इंडिया के ही थे। नेपाल कोई अलग सा देश नहीं था तब, नेपाल एक अलग देश नहीं था, याद रखिएगा, नेपाल अपना ही था। बहुत पुराना रिश्ता है नेपाल के साथ, तब कोई ऐसे बॉर्डर ये सब नहीं था, नेपाल और भारत एक ही था। समय के साथ साथ वो अलग राज्य बनने शुरू हो गए, ठीक है, अलग कंट्री बन गया, फिर वो अलग बात की बात आ जाती है। तो महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजते हैं, वो श्रीलंका भेजता है। कौन भेजते हैं, अशोक सम्राट भेजते हैं, किस लिए, ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और यहाँ पे उनको दीक्षा देगा, कौन दीक्षा देंगे, या दीक्षा वहां पे आकर देंगे किसको, जो लोग होंगे श्रीलंका में, जो अलग अलग लोग होंगे, जो राजा वगैरह होंगे, उनको ये लोग क्या करते थे, दीक्षा देते थे और बताते थे कि आपको बौद्ध धर्म जो है क्यों अपनाना चाहिए, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति क्या किसने आयोजन किया था, तीसरी बौद्ध संगीति, थर्ड वाली, सेकंड हमने पढ़ ली, फर्स्ट भी हमने पढ़ ली। फर्स्ट वाली किसने बनाई थी, अजात शत्रु ने। सेकंड वाली कालाशोक ने, यानी 483 के बाद दूसरी वाली 383 में हुई थी। तीसरी वाली कौन सी हुई थी, तीसरी वाली जो संगीति करवाई गई थी किसके द्वारा करवाई गई थी, तो वो तीसरी वाली अशोक सम्राट के द्वारा करवाई गई थी। कौन से साल में करवाई गई थी, तो उसका जो माना जाता है 249 यानी 249 वाला समय अंतराल, 250 और 251, ये समय अंतराल को पकड़ के रखा गया है, यानी 251 वाला समय मेन माना जाता है, ठीक है। तो आपको जो थर्ड वाली याद रखना है, तीसरी, बौद्ध संगीति की हम बात करेंगे अशोक द्वारा के द्वारा, ठीक है। कब हुई थी, तो इसका जो मेन डेट माना जाता है 251 BC माना जाता है। लेकिन आप कई बार आप देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 249, 250 और 251 भी बताया जाएगा, क्योंकि इसमें समय लगा था। क्या लगा था, इसमें समय लगा था। देखिए मैंने 251 बताया, आपने 250 बताया और मैंने तीनों बताया। यही मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। ओके, अशोका इज द थर्ड बौद्धिस्ट काउंसलर, ठीक है। और ये भी बताइए, जो हम धम पढ़ते हैं ना, धम, धम एक्चुअली में क्या था, ये जो धम शब्द है, धम, धम क्या है, ये धम क्या, धम को आप लोग धर्म से तो नहीं जोड़ते, कहीं धम को धर्म से तो नहीं जोड़ते, बताइए क्या है ये धम, एक्चुअली में धम क्या है, धम एक मार्ग है, क्या है ये, मार्ग है, यानी एक फेथ वे कह सकते हैं, वो है किसी भी धर्म को जानने का एक नियम है, रूल है, जो बताता है कि कैसे चलना है, रूल फॉलो करना है, ये सारी चीजों के में। और बहुत सिंपल से रूल हुआ करते थे, डायरेक्शन की यहाँ पे एक तरह से हम बात कह सकते हैं कि ये क्या था, हुआ था, ठीक है। ठीक है, जल्दी बताइए, धम हो गया। और इससे रिलेटेड और क्या चीज है, इसके अभिलेख वगैरह हम कल पढ़ेंगे, अभी टाइम हो गया है, अभिलेख वगैरह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बिल्कुल। मार्ग, बिल्कुल। अभी धम्म की जो हम बात करते हैं उसमें कहा जाता है कि असल मायने में बौद्धिज्म को जिसने डेवलप किया, आगे तक बात बढ़ाई,
और धम्म का जिसने प्रचार प्रसार किया वो अशोक सम्राट थे। क्योंकि आपके अगर कोई नोन में होगा तो आप कभी बौद्धिज्म में जाएं तो आप देखिएगा, या मुझे कभी मौका मिला तो मैं आप वीडियो अपलोड करके आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत गई हूँ, मेरे नोन में बहुत लोग हैं जो बौद्धिज्म से रिलेटेड हैं। और इवन जब मैं न्यूज़ में काम करती थी तब भी मैं जाती थी, तो मुझे बौद्धिज्म के जो संगीतियाँ होती थी उनमें जाने का मौका मिलता था, तो मैंने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में कैसे कैसे फॉर्मेट होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आपको इसके अभिलेख के बारे में कह सकते हैं। अभिलेख, इसके अभिलेख जो था, इसका नेम बताइए जरा आप लोग, अभिलेख का नाम क्या था। और इसका भी नाम कह सकते हैं, इसका भी एक निक नेम था ना, इसका भी निक नेम कह लीजिए। किसका हम निक नेम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक सम्राट का। अशोक सम्राट का, या उसके अभिलेख पे उसके जो नाम लिखे गए हैं, अभिलेखों में जो इसका नाम दिया गया है उसका नाम बताइए। इसका अभिलेखों पर जो इसका नाम दिया गया है, देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, देव नाम प्रिय यानी वो बच्चा जो गॉड का फेवरेट है, जो गॉड का क्या है? फेवरेट है। वो राधे राधे होता है, आपने राधे राधे लिखा है, राधे राधे आपको भी शिवम। ठीक है, तो देव नाम प्रिय किसका रखा गया? देव नाम प्रिय था अशोक सम्राट का। जो उसके अभिलेख लिखे गए हैं ना, उसमें इसके बारे में बात कही गई है। तो बेसिक चीजों के अगर बारे में बात करेंगे तो हमने अशोक सम्राट से बेसिक चीजें जितनी हो सकती थी वो हमने पढ़ ली है। क्या कर रही है? अशोक सम्राट से जितनी भी बेसिक चीजें हो सकती थी वो हम सबने आज समझ ली है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। अब जो हम कल पढ़ेंगे इनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि मेन इनकी जो रेगुलेशन मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल रिमझिम। हाँ, क्या कह रही थी मैं? ये कह रही थी जो इनके अभिलेख वगैरह, हम रॉक्स जो बात कर रहे हैं इनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। और इवन इनके जो राज्य को चलाया गया, अखंड भारत आखिर कैसे बना, वो सारी चीज़ों के बारे में हम कल समझेंगे। रूल्स फॉलो करने के कैसे फॉलो किए जाते थे, लोगों के बीच में अशोक कैसे कनेक्टेड था, उनके लिए नियम क्या थे, टैक्स कितना लगता था, और इसके अलावा कि लोगों के बीच में पावर कैसे डिवाइडेड थी, वो भी हम कल पढ़ेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा, अगर मैं थोड़ा सा ही अभिलेखों वगैरह के बारे में बता दूं, कहा जाता है कि जो इसके अभिलेख वगैरह थे या इनके समय में कहा जाता है कि समितियां भी बटी हुई थी। इवन गुप्तचर भी जो होते थे, अलग अलग टाइप के गुप्तचर वगैरह होते थे, वो भी समझेंगे। हमें सिर्फ एक गुप्तचर के बारे में पता है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं और कोशिश करूंगी कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन आपको स्टोरी के वाइज में उसको याद रखना है। नोट्स तो देखिए किताबों में सब कुछ है हमारे पास, सबके हर एक बच्चे के पास बुक रखी हुई है, लेकिन क्या बोलते हैं कि उसको समझ में कितना आता है ये मैटर करता है। बट आपने इतनी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हाँ मैडम, मेरी क्लास कितने बजे होती है? 1 बजे से रोज़ मेरी क्लास लाइव हो जाती है। और मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, और अभी कुछ टाइम के बाद हम पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे। पॉलिटी में बहुत मज़ा आने वाला है, पॉलिटी से बहुत सवाल बनते हैं, याद रखिएगा। और मैं आपको हर बार बोलती हूँ, ये सिर्फ यूपी स्पेशल नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ यूपी का थंबनेल देख के मत समझिएगा कि सिर्फ यूपी के लिए। यूपी के अलावा एसएससी, डीपी यानी दिल्ली पुलिस का भी जो उसका एग्जाम होगा, इवन लॉ वाले बच्चे, क्योंकि हमारा मेन तो लॉ का ही इंस्टीट्यूट है, तो हमारा जो लॉ है वो भी मेन है। बिल्कुल 1 बजे क्लास हो जाती है, सुबह हम एकदम ऑन टाइम रहते हैं, वो रोज हमारी क्लास में लाइव आ जाते हैं और प्रॉपर हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ ओके, मतलब नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है, ये मेरे को कई लोगों ने बोला कि मैम नोटिफिकेशन कई बार ऑन टाइम नहीं आता है, इस वजह से क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, मतलब लेट पहुंचने। कोई नहीं, हम ध्यान रखेंगे, मैं बात कर लूंगी सर से कि नोटिफिकेशन जो है वो 2-4 मिनट पहले ही आप लोग के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कल चले? 1.5 घंटे, 1.25 घंटे हो गए हैं, मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ कोई भी चीज़ रह जाती है तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें, मैं प्रॉपर आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी मैं ही करती हूँ। ठीक है, तो मेरे सब्जेक्ट का रिप्लाई मैं ही करती हूँ, तो कमेंट में बता दीजिएगा अगर कोई भी चीज़ आपसे रह जाती है, मुझसे छूट गई हो और आपको लग रहा हो कि मैम ये टॉपिक बताना था रह गया, या आप थोड़ा सा छोड़ दिए हैं, मैं थोड़ा सा समझना है उसके बारे में, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ डाउट होता है, डाउट कभी भी अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि डाउट से क्या होगा, एक तो आपको याद होगा और दूसरा मुझे भी याद होगा, तो हम दोनों को याद हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे। बिल्कुल शिवम जी, राधे राधे, आपको बहुत ज़्यादा राधे राधे, जय श्री राम। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और थैंक यू सो मच।